हीरा है सदा के लिए, अ डायमंड इज फॉरएवर। ये एड तो आपको याद होगी। डायमंड दुनिया के सबसे कीमती जूल्स में से एक, और जिसके पास डायमंड वो दुनिया का राजा। ये इक्वेशन काफी सही है, लेकिन एक देश है जिसको इन्हीं डायमंड्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। बात हो रही है साउथ अफ्रीका की। और सिर्फ डायमंड ही नहीं, साउथ अफ्रीका दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड, क्रोम, मैंगनीज, प्लैटिनम का प्रोड्यूसर है और दुनिया का 5th लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर भी। फिर भी वहाँ के लोग गरीब हैं। ऐसा क्यों? साउथ अफ्रीका के बारे में गूगल पर सर्च करें तो आपको ऐसे सुंदर नजारे दिखेंगे, लेकिन ये बस दिखाने के दांत हैं। अंदर से साउथ अफ्रीका रेसिज्म, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे सारे प्रॉब्लम से भरा हुआ है। चलिए साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी के बारे में समझते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने हमें इस साल बहुत सपोर्ट किया, हमारे अलग अलग वीडियोस और सीरीज में इंटरेस्ट दिखाया और इसीलिए हमने इस साल रिकॉर्ड टाइम में 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा क्रॉस किया और इसके लिए दिल से थैंक यू। लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। प्लीज अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये देश सिर्फ एक बार नहीं 2 बार कॉलोनाइज हुआ था। क्यों और कैसे, चलिए समझते हैं। ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने भारत जैसे कई देशों को कॉलोनाइज किया, लेकिन यूरोप के दूसरे देश भी उतने ही क्रूअल थे जितने ब्रिटिश। स्पेनिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज ये सारे देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेते और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को लूट लेते और फिर उन्हें गरीब बनाकर छोड़ देते। ये फॉर्मूला पूरे यूरोप ने इन्वेंट किया था और ब्रिटिशों ने इसको मास्टर किया था। लेकिन कॉलोनाइजेशन के घाव आज भी पूरी दुनिया को दर्द देते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका। 17th सेंचुरी में डच शिप्स नेदरलैंड से घूमते घूमते साउथ अफ्रीका आए। उनका भी टारगेट इंडिया पहुंचना ही था। उनकी भी कंपनी का नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। 1647 में साउथ अफ्रीका के किनारे के पास उनकी एक शिप डिस्ट्रॉय हो गई। उनके सेलर्स के पास साउथ अफ्रीका की चोटी पर फार्मिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। कुछ समय बाद इन सेलर्स को रेस्क्यू किया गया। उन्होंने रिपोर्ट किया कि इंडिया को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन साउथ अफ्रीका एक अच्छा रेस्टिंग स्पॉट है। यहाँ बहुत सारा एरिया है जहाँ फार्मिंग हो सकता है, तो आने वाले सफर के लिए हम यहाँ खेती कर सकते हैं। डच सेलर्स की ये डूबती हुई नैया आने वाले समय में साउथ अफ्रीका को ले डूबी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज ने साउथ अफ्रीकन लैंड पर फार्मिंग करना शुरू किया। उन्होंने केप टाउन वाले एरिया में एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट भी शुरू किया ताकि वो पासिंग शिप से ट्रेड कर सके। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को देखिए, उनके नाम कुछ अजीबोगरीब नहीं लगते। वैन डर डिसन, डुप्लेसी, डेकॉक, ये सारे नाम उनकी डच हिस्ट्री को हाईलाइट करते हैं। इनफैक्ट आज नेदरलैंड से खेलने वाले कई क्रिकेटर्स साउथ अफ्रीका में बॉर्न भी हुए थे। नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का एक स्पेशल कनेक्शन है। नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका की डेमोग्राफी को ही बदल दिया। आज यहाँ मैडागास्कर, ईस्ट अफ्रीका, यहाँ तक इंडोनेशिया के भी लोग दिखते हैं, क्योंकि डच ट्रेडर्स ने उन्हें एज अ स्लेव साउथ अफ्रीका लाया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद साउथ अफ्रीका में ही सेटल होने लगे। उन्हें फ्री बर्गर्स ये नाम दिया गया। फ्री बर्गर्स मीन्स फ्री सिटीजन्स। ये हुआ साउथ अफ्रीका का पहला कॉलोनाइजेशन। अब आते हैं दूसरे कॉलोनाइजेशन की ओर। ब्रिटिशों ने 1806 में साउथ अफ्रीका पर कब्जा किया। यहाँ सिर्फ अफ्रीकन ट्राइबल्स ही नहीं, फ्री बर्गर्स भी थे जो ब्रिटिशों के अगेंस्ट थे। वो भी ब्रिटिशों के अत्याचार से दूर भागना चाहते थे। फिर वो धीरे धीरे नॉर्थ में मूव होने लगे। ब्रिटिशों ने वहाँ की लोकल ट्राइब्स और डच के अगेंस्ट कई वॉर्स लड़े और फाइनली उन्होंने पूरे साउथ अफ्रीका पर अपना कंट्रोल जमा लिया। साउथ अफ्रीका को तब केप कॉलोनी के नाम से जाना जाता था। चैप्टर 2, अ डायमंड्स कर्स। यूरोपियन देशों को साउथ अफ्रीका में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें तो इंडिया के साथ ट्रेड करना था। साउथ अफ्रीका वाज जस्ट अ रेस्टिंग स्टॉप। लेकिन 1867 में वहाँ डायमंड्स मिले और इस देश की किस्मत बदल गई। साउथ अफ्रीका में एक रेवोल्यूशन आया जिसे मिनरल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और इसी मिनरल रेवोल्यूशन ने साउथ अफ्रीका को एक एग्रेरियन ट्राइबल एरिया से एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बनाया। माइंस में काम करने के लिए उन्हें अच्छी बिल्ड के स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्लेव्स चाहिए थे। जब किम्बर्ली नाम के टाउन में पहली बार डायमंड्स मिले, तब वहाँ प्रोस्पेक्टर्स भर भर के आने लगे। सबको अपना लक ट्राई करना था। सरफेस वाले डायमंड्स लोगों को मिल गए तो उन्हें डीपर डिग करना पड़ा और डीपर एक्सकवेशन के लिए उन्हें चाहिए थे मशीन्स, स्टीम पावर्ड मशीन्स, ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी। नॉर्मल लेबर के पास ये सब अवेलेबल नहीं था और तब साउथ अफ्रीका की माइनिंग इंडस्ट्री को कुछ ही कॉर्पोरेशंस ने कंट्रोल करना शुरू किया। जिसके पास पैसा था वो बड़े मशीन्स लाकर माइंस कंट्रोल करने लगा। छोटे छोटे माइंस को बड़ी बड़ी कंपनीज अक्वायर करने लगी। आपने डी बियर्स इस कंपनी का नाम सुना होगा या फिर एटलीस्ट उनके एड्स जरूर देखे होंगे। हीरा है सदा के लिए,
अ डायमंड इज फॉरएवर। De Beers ने किम्बरली एरिया के सारे माइंस खरीद लिए। इनफैक्ट जब De Beers फाउंडर सिसिल रोड्स की 1902 में मौत हुई तब De Beers दुनिया का 90% डायमंड सप्लाई कंट्रोल करता था। ये कंपनीज अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए लेबरर्स को बहुत कम वेजेस देते, मशीन ऑपरेटर्स को हायर सैलरी मिलती और ऑर्डिनरी लेबर को कम सैलरी। इनफैक्ट De Beers को ऐसा लगने लगा कि उनके लेबरर्स डायमंड्स को ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे, यानी स्मगल कर रहे थे। तो उन्होंने स्ट्रिप क्लब सेटअप किए। नहीं, ये वो वाले स्ट्रिप क्लब्स नहीं है जो आप सोच रहे हो। इन स्ट्रिप क्लब्स में लेबरर्स को नंगा करके सर्च किया जाता था, ये चेक करने के लिए कि कहीं उन्होंने डायमंड्स चुराए तो नहीं, और कंपनी ही अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी। बेसिकली तभी से सेग्रीगेशन यानी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो चुका था। एट द सेम टाइम इन माइंस में काम करने वाले वर्कर्स की संख्या बढ़ रही थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड, इन सारी चीजों की डिमांड भी बढ़ रही थी। लेकिन कई माइंस लोगों के फार्म्स पर थे और माइनिंग कंपनीज ने भर भर के लोगों के फार्म्स खरीद लिए थे, इसीलिए फूड शॉर्टेजेस हो रहे थे। इस फूड शॉर्टेजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए अलग अलग कैपिटलिस्ट ने फार्म खरीदे और फार्मिंग को कमर्शियलाइज कर दिया। फार्मर्स कैश क्रॉप्स उगाने लगे, जैसे कि शुगर केन, कॉफी, टोबैको, कॉटन। इसी दौरान लोकल पॉपुलेशन के ब्रिटिशों के साथ वॉर्स होने लगे और इन वॉर्स के बाद ब्रिटिश ने अपने कानून उनके केप कॉलोनी में लाना शुरू किए। फाइनली कई प्रोटेस्ट के बाद साउथ अफ्रीका को 1910 में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका बना दिया गया और इसी के बाद नेटिव्स एक्ट ऑफ 1913 पास हुआ, जिसमें ये लिखा था कि लोकल ब्लैक पॉपुलेशन वहाँ लैंड ओन नहीं कर सकता। 1948 में रेशियल सेग्रीगेशन को प्रॉपर्ली लीगलाइज कर दिया गया। लोगों को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया: व्हाइट्स, ब्लैक्स, इंडियंस एंड कलर्ड पीपल। इसे ही अपार्थाइड कहते हैं। व्हाइट्स के पास सारे राइट्स थे, वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी ओन करते थे, अच्छे एरियाज में रहते थे और सारे फैसिलिटीज उन्हें ही मिलते थे। एट दिस पॉइंट मुझे काफी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करनी है और वो है व्हाइट मैन्स बर्डन, जिसका मतलब है कि व्हाइट लोगों के पास एक गॉड गिवन ड्यूटी है। वो समझते हैं कि भगवान ने ही उन्हें दूसरे लोगों से सुपीरियर बनाया हुआ, और यही साउथ अफ्रीका के केस में भी दिखता है। माइनिंग कंपनीज मेजरली गोरे लोग ही ओन करते थे। सो बेसिकली लॉजिक ये था कि आप नॉन व्हाइट से कुछ भी ले सकते हैं। आफ्टर ऑल उनके रिसोर्सेज उनके नहीं है, आप ही के हैं, और आप उनका इस्तेमाल करके कितना भी रिच हो सकते हो। इसमें सही गलत की बात नहीं है, ये कितना भी गलत लगे, लेकिन यही व्हाइट मैन का बर्डन है कि उसको दुनिया को सुधारना है और इसके लिए जो भी बनता है वो करना है। ये मॉडल कई और देशों में भी देखने मिलता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये एक एक्सट्रीम लेवल तक गया था। रेशियल सेग्रीगेशन की वजह से व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स को अलग अलग ट्रीट किया जाता था। उन्हें अलग अलग एरियाज में रहने दिया जाता था। गोरे लोग पॉश एरियाज में रहते थे और बाकी सारे स्लम्स में। इस अपार्थाइड को निकालने के लिए साउथ अफ्रीका पर कई इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे और फाइनली 1994 में उन्होंने सारे रेशियल सेग्रीगेशन के लॉज हटा दिए। चैप्टर 3 पोस्ट अपार्थाइड वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका की कहानी एक डायमंड जैसे ही है। एक डायमंड देखने पर बहुत वैल्यूएबल लगता है, लेकिन कोयला और डायमंड दोनों कार्बन से ही बनते हैं। एटलीस्ट कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन डायमंड का यूज क्या है? डायमंड की वैल्यू क्या है? डायमंड का मार्केटिंग ही डायमंड की वैल्यू। चंद इंडस्ट्रीज को छोड़कर डायमंड का वैसे कोई रियल यूज नहीं है, लेकिन डायमंड की मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए डायमंड की प्राइस बढ़ती रहती है। 1994 में अपार्थाइड हटने के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये पार्टी पावर में आई। लोगों को लगा कि ये पार्टी सब बदल देगी। जिन लोगों के साथ बुरा हुआ उन्हें अब जस्टिस मिलेगा, सोसाइटी फाइनली ज्यादा इक्वल बनेगी। लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम क्रूशियल मोमेंट्स में चोक कर देती है, वैसे ही साउथ अफ्रीका ये देश भी क्रूशियल मोमेंट्स में चोक करता है। आज का साउथ अफ्रीका एक डायमंड के जैसा है, लेकिन दिस डायमंड डज नॉट शाइन। व्हाई? क्योंकि साउथ अफ्रीका आज भी उतना ही सेग्रीगेटेड है जितना पहले था। उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट 35% के आसपास है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कुछ 60% है। देश में क्राइम रैम्पेंट है, इतना कि हर घर को एक इलेक्ट्रिक फेंस होता है, जिसके बगैर रहना इम्पॉसिबल है। साउथ अफ्रीका में आज भी 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है और ये स्पेशली रूरल एरियाज में और ज्यादा खराब है। यहाँ की पावर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम। एट द सेम टाइम हाई क्राइम रेट की वजह से पावर स्टेशंस में चोरी होती रहती है, तो उनके फंड्स उस डेफिशिएंसी को रेक्टिफाई करने में चले जाते हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के हीरो माने जाते हैं। उन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट फाइट किया था, लेकिन उन्हीं की पार्टी ANC आज करप्ट बन चुकी है। वो ऑलमोस्ट 700 स्टेट ओन्ड कंपनी चलाती है और करप्शन की वजह से अपने पॉकेट्स भरती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन। चलिए, टाइम फॉर इकोनॉमिक्स 101। आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कॉल्ड बजट। लगता काफी सिंपल है, लेकिन इसके काफी फार रीचिंग इम्पैक्ट्स होते हैं।
बजट यानी खर्चे और इनकम्स का एक लिस्ट। हर एक एंटिटी, चाहे वो एक इंसान हो, एक कंपनी हो या एक देश हो, उसके कुछ इनकम्स होते हैं। कुछ सोर्सेज से पैसा अंदर आता है और वही पैसा अलग अलग जगह पर खर्च होता है। कुछ पैसा फ्यूचर यूज के लिए इन्वेस्ट भी होता है। हर एक काम के लिए पैसे एलोकेट होते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम्स की बात आती है तब ये सोचना इम्पोर्टेंट है कि पैसे देने के बावजूद प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहे। साउथ अफ्रीका अपने बजट का 5% इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 5% पुलिस फोर्सेस पर, 13% बेसिक एजुकेशन पर, 17% अलग अलग ग्रांट्स, चाइल्ड सपोर्ट और सोशल सिक्योरिटी पर खर्च तो करता है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। इसका मतलब यही है कि करप्ट पॉलिटिशियंस बीच में पैसा खाते हैं। चैप्टर 4 लेसन्स फॉर इंडिया। साउथ अफ्रीका के सारे प्रॉब्लम्स एक चक्रव्यूह की तरह है। पुराने एपार्थाइड पॉलिसीज की वजह से मेजॉरिटी ब्लैक पॉपुलेशन गरीब है, लेकिन मेजॉरिटी बिजनेस ओनर्स, मेजॉरिटी लैंड ओनर्स सारे व्हाइट लोग हैं। अगर देश में पॉवर्टी कम करनी है तो लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने होंगे। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड क्वालिटी एजुकेशन, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ताकि लोग अपने स्किल्स बढ़ा पाए और नए जॉब्स ले पाए या फिर खुद कुछ बिजनेस शुरू कर पाए। लेकिन साउथ अफ्रीका में 12-12 घंटे पावर कट्स होते हैं। पावर सप्लाई इतना अनरिलायबल है कि बिजनेसेस ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट हाई है। जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इलेक्ट होकर आई तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि एपार्थाइड के रूल्स कैंसिल हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका में प्रगति होगी, वो एपार्थाइड पॉलिसीज का इम्पैक्ट मिटा देंगे। लेकिन वो खुद ही करप्ट निकले। हर चीज में वो खुद ही के पॉकेट्स भरने लगे और इसका नुकसान देश की आम जनता को भुगतना पड़ा। ये एक चक्रव्यूह है और इसमें साउथ अफ्रीका अटक चुका है। ट्रैजिक बात ये है कि इनमें से कई प्रॉब्लम्स प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम्स हैं। एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार साउथ अफ्रीका का डिमांड बढ़ रहा था, लेकिन उनका इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस सिर्फ 2007 ईयर तक लास्ट होने वाला था। उसके बाद उन्हें पावर जनरेशन बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए सही टाइम पे डिसीजंस नहीं लिए गए। और पहले जो देश सरप्लस पावर दूसरे देशों को बेचता था, आज वही देश 12-12 घंटे लोड शेडिंग बेयर कर रहा है। भारत में भी पावर डिमांड बढ़ रही है, लेकिन हम हर कुछ महीनों में न्यूज पढ़ते हैं कि कोल शॉर्टेज है। हम रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी कोल पर ही डिपेंडेंट है। सोलर पावर सिर्फ 6% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट हाल ही में दिवाली के समय पुणे में लोड शेडिंग हुआ था। हमें इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है और वो भी अर्जेंटली। साउथ अफ्रीका हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि पर कैपिटा जीडीपी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मिसलीडिंग भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका की पर कैपिटा जीडीपी $6,776 है और भारत की $2,388। लेकिन ये नंबर देखकर ये नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका का एक आम इंसान हमसे 3 गुना ज्यादा अमीर है, क्योंकि सारी वेल्थ चंद लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है। साउथ अफ्रीका दुनिया के सबसे अनइक्वल देशों में से एक है। जीनी कोएफिशिएंट सोसाइटी में इनइक्वालिटी मेजर करता है, यानी रिच और पुअर में कितना डिफरेंस है। साउथ अफ्रीका का जीनी कोएफिशिएंट 0.6 है। फॉर कॉन्टेक्स्ट भारत का 0.35 है। इस कोएफिशिएंट में 0 की वैल्यू मीन्स अ हाईली इक्वल सोसाइटी एंड 1 मीन्स हाईली इनइक्वल सोसाइटी। This means South Africa is a very unequal society और ये उनके बाकी इंडिकेटर्स में भी दिखता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि दूर से देखने पर लगता है कि भारत को छोड़कर हर देश एकदम बढ़िया है, कितना बेहतरीन सीन, कितने बेहतरीन नजारे हर जगह हैं। लेकिन सच तो यही है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वर्ल्ड कप ऑफ इकोनॉमीज के बाकी वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाउ इंडिया वर्क्स इस सीरीज में हमने भारत के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।